नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने कल का वीडियो देखा ही होगा, उसमें हमने पाचन तंत्र स्टार्ट किया है और अब हम पाचन तंत्र को थोड़ा आगे की ओर बढ़ाते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पाचन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल अवशोषित रूप में क्या है, जलीय अपघटनी क्या है, पाचन है। इसके बाद हमने पाचन के बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया था कि हमें किस प्रकार हमारे बॉडी के अंदर पाचन होता है। उसके बाद हमने तीत के बारे में पढ़ा था और आज आप देखेंगे कि तीत का कल हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था, लेकिन आज हम तीत स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि तीत स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्योंकि तीत स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानना जरूरी है। तो आज हम तीत स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं कि तीत स्ट्रक्चर एक बना हुआ है ना। ये तीत की शेप है, ऐसी तीत की शेप होती है। ठीक है, समथिंग पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन तीत की शेप कुछ इसी प्रकार होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है ये इनेमल, ये वाला जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, इनेमल का पार्ट है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसमें ये होता है डेंटाइन। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है पल्प का। ठीक है, आपको तीत स्ट्रक्चर में सिर्फ तीन ही चीजें ध्यान रखनी है। इनेमल का नाम आपने पहले सुना भी होगा, ठीक है ना, डेंटाइन है सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट है पल्प है। तीत स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ तीन ही चीजें ध्यान रखनी है, इनेमल, डेंटाइन और पल्प। बात समझ आई? ठीक है, अब इनेमल के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है। एक तो सबसे सबसे कठोर पदार्थ है। इनेमल क्या है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है ना, और इनेमल बनता किससे है? ठीक है, ये और ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कैल्शियम प्लस फास्फोरस, ठीक है ना, कैल्शियम और फास्फोरस से क्या बनता है, इनेमल बनता है। ठीक है, इनेमल किससे बनता है, कैल्शियम और फास्फोरस से बनता है, और सबसे क्या है, कठोर पदार्थ है। ठीक है, इसके बाद इनेमल के बारे में हम देखेंगे, इसका श्रावण किससे होता है, एमिलोब्लास्ट। एक एमिलोब्लास्ट सेल होती है, एमिलोब्लास्ट, एमिलोब्लास्ट सेल के द्वारा इसका क्या होता है, श्रावण होता है। ठीक है ना, डेंटाइन है, इसका श्रावण होता है ओडंटो ब्लास्ट सेल द्वारा। ठीक है, अब देखिए, ऐसी कोई सी भी चीज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो किसी भी चीज के बारे में मैं चाहूंगा कि उसके बारे में आपको पूरा बिल्कुल एकदम जीरो टू बिल्कुल अच्छे से उसका बारे में पता हो। ठीक है ना, कोई भी चीज आपकी छूटे नहीं, है ना, सारी चीज के बारे में आपको पूरी अच्छे से बिल्कुल एक एक चीज पता हो, ताकि एग्जाम में जब भी पेपर बने तो आपको बिल्कुल कोई भी चीज आपकी छूटे नहीं। ठीक है ना, तब अब देखिए, इनेमल और जो डेंटाइन होता है ना, ये क्या होता है, नॉन सेल्यूलर होता है। नॉन सेल्यूलर का मतलब समझ लीजिए एक बार कि नॉन सेल्यूलर क्या होता है। नॉन सेल्यूलर का मतलब होता है इसके अंदर रुधिर वाहिकाएं नहीं होती, ना ही इसके अंदर क्या होते हैं, तंत्रिका रेशे होते हैं। ठीक है ना, तो और लेकिन जो पल्प होता है, क्या होता है, पल्प होता है, इसके अंदर क्या होती है, एक तो रुधिर वाहिकाएं प्रेजेंट होती हैं, रुधिर वाहिकाएं और तंत्रिका रेशे। ठीक है ना, तो जब भी आपके तीत में जब पेन होगा, ठीक है ना, तो कौन से वाले पार्ट में पेन होगा, पल्प वाले पार्ट में। ठीक है ना, क्योंकि ये सेंसिटिव पार्ट होता है और इसी के अंदर क्या होगा, पेन होगा। ठीक है ना, इनेमल और डेंटाइन, है ना, और पल्प, ये तीन ही चीजें आपको तीत स्ट्रक्चर में ध्यान रखनी है। इसी प्रकार हमारा जो तीत वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है। तीत के बारे में हमने कल पढ़ लिया था कि तीत कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के मैंने आपको तीत बताए थे, हेटेरोडोंट, डायफायोडोंट और थेकोडोंट। ठीक है ना, विषम दंती, द्विवार दंती और गृह दंती। इसके बाद हमने तीन फॉर्मूले पढ़े थे तीत के। एक बेसिक का फॉर्मूला होता है 2123 मल्टीप्लाई 2, और एक 17 ईयर्स जब एज होती है उस समय क्या फॉर्मूला होता है 2122, और शिशु के लिए हमने पढ़ा था 2102 2102। ये बात आपको
बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। बाकी टीथ स्ट्रक्चर में ये चीज विशेष ध्यान रखनी है। इनेमल के बारे में कई बार पूछा है। इनेमल बना हुआ किससे होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ होता है, ठीक है। और एमिलोब्लास्ट सेल के द्वारा इसका स्रावण होता है। ओडंटोब्लास्ट सेल के द्वारा डेंटाइन का स्रावण होता है। और ये वाला क्वेश्चन, डेंटाइन का स्रावण किस सेल के द्वारा होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने देखा था कहीं पर कि डेंटाइन का स्रावण किससे तो होता है, तो ओडंटोब्लास्ट सेल के द्वारा होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब हम जब हमने दांत पढ़ लिए हैं, है ना, टीथ हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम सेकंड पार्ट आता है जब हम बाइट। तब मैंने कल आपको बताया था कि हम बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि जब हम मुख से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने दांतों के बारे में पढ़ा क्योंकि सबसे बेसिक कार्य उन्हीं का होता है। अब सेकंड हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टंग, ठीक है। जीभ, देखिए जीभ नहीं होती ना तो हम स्वाद ही नहीं ले पाते किसी भी चीज का। जीभ इतनी मतलब एक ऐसी चीज है, भगवान ने एक ऐसी चीज बनाई है जिसके मतलब उसके उसी के वजह से हम सब चीज का स्वाद ले सकते हैं। वरना हम कोई भी चीज खाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि इसका टेस्ट कैसा है, तो सब कुछ बिल्कुल बेकार सा हो जाता। तो जीभ एक ऐसी चीज है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये हम पढ़ेंगे, है ना। साथ के साथ आप जो भी चीजें आपको लगती है कि जो चीज काम की है वो आप नोट्स में भी लिखते जाइए ताकि वो आपको फिर ध्यान रहे, ठीक है ना। अब जीभ के बारे में देखिए, जीभ है ना जो आगे से तो क्या होती है, ओपन रहती है, ठीक है ना। जीभ का आगे से जो भाग है वो कैसे रहता है, खुला हुआ रहता है। लेकिन जो पीछे वाला जो भाग है ना, तो वो क्या आता है, जीभ, है ना, वो हायोडस्थी से जुड़ी हुई रहती है। किससे जुड़ी हुई रहती है? जीभ पीछे से हायोड अस्थि द्वारा जुड़ी रहती है, ठीक है ना। भाई पीछे से तो हायोडस्ती से द्वारा जुड़ी हुई रहती है और आगे से कैसी रहती है, ओपन रहती है। लेकिन जब आप देखेंगे ना तो जीभ है, जीभ का तो ये वाला जो पार्ट है, हाँ यहाँ वाला पार्ट है, ये जो आगे भी जीभ है वो नीचे की ओर से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है ना। वो किससे द्वारा जुड़ी हुई रहती है ना, जीभ का अग्रभाग, है ना, ये फ्रेनुलम द्वारा जुड़ा है। जिसे ये जो हमारे जीभ के जस्ट नीचे हो रहता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। फ्रेन्युलम द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। अब पीछे से तो हमने पढ़ लिया कि पीछे से किससे जुड़ी रहती है, हायोड अस्थि से द्वारा, अस्थि के द्वारा क्या रहती है, जुड़ी रहती है। और अग्रभाग है वो फ्रेनुलम द्वारा क्या रहता है, जुड़ा रहता है। और जो नीचे वाला जो भाग है, ठीक है ना, अग्रभाग का जो नीचे वाला भाग है वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब जीप पर क्या होते हैं कि ये इसे स्टार डाल दीजिए, 2 पॉइंट्स हो गए ना, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जीप के बारे में और क्या है, जीप पे क्या होते हैं, टेक्स्ट बर्ड्स उपस्थित होते हैं, है ना, जिन्हें पेपिले बोला जाता है क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो जो छोटे छोटे उभार रहते हैं ना, जीभ आप कभी चेक कीजिएगा तो छोटे छोटे एक उभार से रहते हैं जीप पर, एकदम बिल्कुल एकदम स्लिप नहीं रहती है, छोटे छोटे से उभार रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, पेपिले, है ना। जीभ पर पेपिली प्रेजेंट होते हैं। इन्हें टेस्ट बर्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, टेस्ट बर्ड्स। उभार है ना, उभार को ही क्या बोला जाता है, पेपिले कुछ नहीं है, पेपिले एक इंग्लिश टर्म है, ठीक है ना। तो उन्हें उभार ही बोला जाता है। उभार यानी टेस्ट बर्ड्स उपस्थित होते हैं, इसी के द्वारा हमें क्या आता है, स्वाद आता है, ठीक है ना। अब लेकिन ये टेस्ट बर्ड्स होती है ना, ये मतलब वो होता है ना कि आप टेस्ट बर्ड्स अलग अलग होती है जीभ पर, है ना। कहीं पर आपको जब आप कोई भी चीज खाते हैं तो आपको उस जगह किसका स्वाद आता है ना, उस जगह कैसा स्वाद आता है। तो जीभ पर क्या होती है, 4 प्रकार की टेस्ट बर्ड्स होती है। कितने प्रकार की टेस्ट बर्ड्स होती है, 4 प्रकार की। वो देख लीजिए एक बार, ये मैंने जीभ बनाई है, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट में जो हमारी जीभ होती है ना, उसकी सबसे लास्ट में जो टेस्ट बर्ड्स होती है ना, उस पर हमें स्वाद आएगा कैसा, कड़वा। कैसा स्वाद आएगा, कड़वा, ठीक है। सबसे आगे, सबसे सबसे पहले हमें कौन सा स्वाद आता है, मीठा। कैसा स्वाद आता है, सबसे मीठा,
क्योंकि देखो सबसे पहले आप कोई भी मीठी चीज खाते हैं ना तो आपको तुरंत पता चल जाता है, लेकिन आप कड़वी चीज खाते हैं ना तो सबसे पहले आपको पहले शुरू में कड़ा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही आप उसे थोड़ा सा अंदर खाते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये कैसा है, कड़वा है। ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले स्वाद रहता है, फिर नमकीन का, ठीक है, जिसके बाद रहता है इधर खट्टा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे जीभ के आगे वाले पृष्ठ पर किस प्रकार का स्वाद आता है, तो सबसे आगे वाले पृष्ठ पर कौन सा स्वाद आता है, मीठा स्वाद आता है। सबसे लास्ट में कौन सा स्वाद आता है, कड़वा स्वाद आता है। और साइड्स में दो स्वाद आते हैं, एक तो नमकीन, सबसे पहले नमकीन होता है और जिसके बाद कौन सा स्वाद होता है, खट्टा स्वाद होता है। तो जीभ के बारे में हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। इसके अलावा जीभ के बारे में कुछ ऐसा कुछ पढ़ने के लिए अलग से नहीं है। ठीक है ना। तो जीभ है वो किससे जुड़ी हुई रहती है, हायोडस्थी के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ठीक है ना। जीभ का अग्रभाग जो नीचे वाला जो भाग है, ठीक है ना, जो अग्र की जगह आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि जीभ का निचला भाग, ठीक है ना, ये ज्यादा ठीक रहेगा आई थिंक, है ना। अग्र की जगह निचला कर देते, ठीक है ना। तो जीभ का जो निचला भाग है वो फ्रेनुलम द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना। जीभ पर पेपिले प्रेजेंट होती हैं, इन्हें टेट्स बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। इसमें एक मीठा रहता है, एक नमकीन, खट्टा और कड़वा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक बार आप इसे छोटी छोटी चीजें हैं कि हायोडस्टी से जुड़ी हुई रहती है, इन चीजों को आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे। इसके बाद हम अब मुख्य भुआ पढ़ेंगे कि जो माउथ है उसके अंदर किस प्रकार अब पाचन होता है, माउथ के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि हमने दो चीजें माउथ की तो पढ़ी ली कि क्या क्या चीज होती हैं, एक तो हमारे माउथ में तीत होते हैं और एक जीभ होती है। ठीक है ना। दोनों चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। लेकिन अब मुख गुहा के अंदर देखो, मुख में क्या होता है कि मुख में भी बहुत पाचन होता है। ठीक है ना। ये आपको अभी पता चलेगा, मुख गुहा में पाचन। ठीक है। अब देखिए मुख में हमारे तीन प्रकार की तो ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है। ये तीनों ग्लैंड्स होती हैं, तीनों ग्लैंड बहुत काम की हैं और इन तीनों ग्लैंड से श्लेष्मा स्रावित होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मुख गुहा में तीन प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो मुख में तीन, ये आपको 10th क्लास की जो बुक है वहां पर भी ये है कि तीन प्रकार की क्या होती है, ग्लैंड्स होती हैं, तीन प्रकार की ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मीन्स ग्रंथियां होती हैं। ठीक है। ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तीन प्रकार की कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। नंबर एक, पैरोटिड। देखिए अब इनका जो नाम है ना वो इंग्लिश में ही है। ठीक है। आप इन्हें हिंदी में भी पैरोटिड ही बोलेंगे और इंग्लिश में भी इन्हें क्या है, पैरोटिड ही बोलते हैं। ठीक है ना। सब सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है। और नंबर तीन होती है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है। अब देखिए ये दोनों ग्लैंड्स तो क्या करती हैं, श्लेष्मा स्रावित करती हैं, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलरी। ठीक है ना। तो इनके दोनों के बारे में लिख लीजिए, श्लेष्मा श्रावण। ठीक है। ये दोनों ग्लैंड्स क्या करती हैं, श्लेष्मा स्रावित करती हैं। पैरोटिड ग्लैंड है, इसे चिक ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। चिक ग्लैंड, आपसे पूछ ले कि चिक ग्लैंड कौन सी होती है, तो कौन सी ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। ठीक है ना। तो कौन सी ग्लैंड होती है, चिक ग्लैंड, है ना। अब चिक ग्लैंड ग्लैंड क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये क्या होती है, हमारे जो गाल होता है ना, जो कान है, इसके यहाँ पर जस्ट पीछे की ओर उपस्थित होती है। ठीक है ना। कान के पास ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। और ये हमारी सबसे क्या है, इसके बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। ठीक है ना। मुंह की क्या है, सबसे बड़ी ग्लैंड। ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि मुंह की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है ना। मुख की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड, है ना। इसे चिक ग्लैंड भी बोला जाता है और ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ठीक है ना। सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड क्या होती है कि ये हमारे जो
ये क्या जबड़ा होता है ना, इसके जस्ट नीचे की ओर उपस्थित होती है ना। और सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये दोनों ग्लैंड्स हैं। और सब लिंगुअल ग्लैंड्स और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ये दोनों क्या करती हैं, श्लेष्मा स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं, श्लेष्मा स्रावित करती हैं। ये वाली ग्लैंड मैंने आपको बता दिया था कि ये कान के जस्ट पास में प्रेजेंट होती हैं ये, ठीक है। ये जबड़े के नीचे प्रेजेंट होती हैं। और ये वाली ग्लैंड है, ये भी कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये हमारे यहाँ थोड़ी रहती है ना इधर, तो इधर यहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। ये तीनों ग्लैंडों के बारे में आपको ध्यान रखना है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड है, ये सबसे बड़ी ग्लैंड है जो कान के पास प्रेजेंट होती है और सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार की ग्लैंड होती हैं। अब एक चीज मैं आपको जब टिश्यू पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा कि ये तीनों जो ग्लैंड है ना, ये तीनों ग्लैंड सब सिंपल क्यूबिडल टिश्यू होते हैं ना, उनसे निर्मित होती है, ठीक है ना। ये तीनों ग्लैंड किससे निर्मित होती हैं, सिंपल क्यूबोइडल टिश्यू से निर्मित होती है। अब आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि सिंपल क्यूबोइडल टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है ना, और कैसे ये ग्लैंड्स हैं वो निर्मित होती हैं। इसके बारे में और भी हम कई चीजें पढ़ेंगे। जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तब हमें ये चीजें मैं आपको वापस से एक बार बताऊंगा कि सिंपल क्यूबोइडल टिश्यू से कैसे निर्मित होती है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ये तीनों ग्लैंड्स के बारे में हमें पूरे अच्छे से नाम ध्यान होने चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, कभी भी इनके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जिसके बाद हम देखिए, हम जब भोजन करते हैं ना तब हमारे मुख में क्या होता है, सलाइवा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सलाइवा। सलाइवा क्या होती है, लार। किसके निर्माण होता है, लार का, ठीक है ना। तो लार के बारे में हम पढ़ेंगे कि लार में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि देखिए ना, हमारे जब हम भोजन करते हैं ना तो हमारे भोजन का 30% जो पार्ट है ना वो पाचन है, 30% जो पाचन है वो हमारे कहाँ हो जाता है, हमारे मुख में ही हो जाता है, ठीक है ना। बाकी का जो पाचन है वो आमाशय में होना है, लेकिन मुख में भी आप पाचन हो जाता है। आप सोचते होंगे कि सारा पाचन आमाशय के अंदर होता है, नहीं, आमाशय के अंदर पाचन स्टार्ट नहीं होता है, हमारे मुख से ही हमारा क्या हो जाता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, सलाइवा, ठीक है ना। लार को क्या बोला जाता है, सलाइवा, ठीक है ना। अब देखिए लार के बारे में, लार में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। लार हमारी जो होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यदि लार ना हो ना तो आपका जो हमारा जो भोजन है वो लसलसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक तो लसलसा भोजन को क्या करती है, लसलसा बनाती है, ठीक है। एक लसलसा बनाने के अलावा क्या करती है, भोजन के अंदर काफी सारी चीजें है ना, वो काफी सारे एंजाइम्स हैं, है ना, वो भोजन में क्या होते हैं, लार के द्वारा ही मिक्स हो जाते हैं। तो उसी से क्या होता है कि फिर भोजन जब नीचे जाता है ना तो फिर वो अच्छे से क्या होता है, डाइजेस्ट हो पाता है। तो लार क्या करती है, लार क्या करती है, भोजन को लसलसा बनाती है, ठीक है ना। और लसलसा बनाने के साथ उसमें कई प्रकार के एंजाइम्स भी उपस्थित होते हैं, जो क्या होते हैं, जो हमारे भोजन में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो लार है सबसे पहले, एक तो इसमें सबसे मेन चीज आती है कि आपको इसकी पीएच पता होनी चाहिए। इसकी पीएच होती है 6.8। और कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि लार की पीएच कितनी होती है, ठीक है ना। तो लार की पीएच कितनी होती है, 6.8। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब लार में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है वो देख लेते हैं। एक तो होता है H2O प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एक होता है म्यूसिन, ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए पाचन एंजाइम कौन कौन से होते हैं लार में वो देख लेते हैं। पाचन एंजाइम्स, अब देखिए पाचन एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है टाइलिन, ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है, एमाइलेज, है ना, दोनों सेम नाम है ना। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि टाइलिन एंजाइम किस में प्रेजेंट होता है, तो आपको क्या बताना है, ये सिर्फ लार में प्रेजेंट होता है और एमाइलेज है, ठीक है ना, दोनों सेम नाम है। अब एमाइलेज करता क्या है, ये अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एमाइलेज ये पाचन एंजाइम ये क्या करता है, ठीक है ना। एक होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है ना। देखिए ये क्या करता है, कीटाणु को खत्म करता है। लाइसोजाइम तो कीटाणु के लिए है ना, कीटाणु का को खत्म करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणुओं को खत्म करता है, ठीक है ना। लाइसोजाइम एक हमारे आंसू, और जो हमारे जो आंसू होते हैं ना उसमें और पसीने में भी पाया जाता है। ये भी साथ के साथ लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये आंसू और पसीने में भी उपस्थित
होता है। और देखिए, और लार में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक लार में देखिए IgA एंटीबॉडी होती है, ठीक है ना, IgA एंटीबॉडी। जब हम ब्लड पढ़ेंगे ना तब हम एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं। 5 प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं, IgG, IgA, IgM और IgE और IgD। 5 प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं। जो माँ का जो दूध होता है ना उसमें भी IgA एंटीबॉडी होती है। कौन सी एंटीबॉडी होती है? IG। और लार में भी कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA, IG एंटीबॉडी होती है। एक इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं HCO3-। ये क्या करते हैं? अम्लीय भोजन को उदासीन करते हैं। अम्लीय भोजन को उदासीन, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? अम्लीय भोजन को उदासीन करते हैं। और ये क्या होते हैं? HCO3-। HCO3-, ठीक है ना। और एक होते हैं थायोसाइनेट्स, है ना। थायोसाइनेट्स, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? कीटाणुरोधी होते हैं। क्या होते हैं? कीटाणुओं को मारने का काम कौन करते हैं? थायोसाइनेट्स, ठीक है ना। तो देखिए, हमारे जो भोजन होता है ना उसमें कई प्रकार के कीटाणु होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ कीटाणु होते हैं वो तो हमारी लार से ही मर जाते हैं, ठीक है ना। बाकी के जो कीटाणुओं को मारने का काम है वो HCl कर देता है, क्योंकि जितने भी सारे कीटाणु हैं वो HCl से क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो एसिड है पूरा एक नंबर, ठीक है ना। तो बाकी के सारे, अब देखिए लार में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या चीज नहीं होती हैं, ये चीज आप एक बार देख लीजिए। एक तो H2O होता है, एक म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है ना। एक पाचन एंजाइम्स होते हैं, एक तो टाइलिन होता है, जिसे एमाइलेज भी बोला जाता है। टाइलिन और एमाइलेज दोनों एक ही नाम है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। और लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसमें मैं लिख देता हूँ, नंबर 1 तो ये है और नंबर 2 ये है, ठीक है ना। एक तो टाइलिन होता है, एक लाइसोजाइम। अभी टाइलिन, ये एमाइलेज क्या करता है ये अभी हम देखेंगे नेक्स्ट, है ना। लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणुओं को खत्म कर देता है। ये आंसू और पसीने में भी क्या होता है? उपस्थित होता है, ठीक है ना। IG एंटीबॉडी के बारे में मैंने बताया आपको कि IG एंटीबॉडी क्या होती है? इसमें प्रेजेंट होती है। और माँ के दूध में भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं HCO3-। अम्लीय भोजन को क्या करते हैं? उदासीन करते हैं। अम्लीय भोजन को क्या करते हैं? उदासीन करते हैं। थायोसाइनेट्स होते हैं जो कीटाणु रोधी होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि हमारे, मैंने अभी आपको बताया था जस्ट अभी अभी कि हमारे क्या होता है कि जो मुख है उसमें क्या होता है कि पाचन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप भोजन करेंगे तो वो आमाशय में जाने के बाद ही उसका पाचन स्टार्ट हो, है ना। उसका पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि मुख से पाचन कैसे स्टार्ट हो जाता है? मुख से पाचन ऐसे स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कहाँ होता है? मुख में ही होता है। कहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है। हम देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में कैसे होता है, ये देखेंगे हम कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में कैसे हुआ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी, ये एमाइलेज, है ना। एमाइलेज क्या करता है? स्टोर्स को माल्टोज में बदल देता है, स्टार्च को क्या कर देता है? माल्टेज में बदल देता है ना। तो मुख में क्या होता है? लिख लेंगे इसे, है ना। मुख में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? पाचन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार क्या है? स्टोर्च। क्या होता है? स्टोर्च। अब देखिए 30% जो स्टोर्च है ना, वो क्या करता है? एमाइलेज की उपस्थिति, आ गया ना एमाइलेज, है ना, जिसे हम किसके नाम से जानते थे? टाइलिन के नाम से जानते थे। तो वो किसमें हो जाता है? माल्टोज में। माल्टोज में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है ना। ये चीज कई बार एग्जाम में पूछी हुई है कि स्टोर्स का पाचन कहां पर स्टार्ट होता है? स्टोर्स का पाचन कहां पर स्टार्ट हो जाता है? मुख हुआ में स्टार्ट हो जाता है। और 30% जो स्टोर्स है उसका पाचन कहां पर हो जाता है? माल्टोज के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ये बात समझ में आई कि 30% स्टोर्स का पाचन कहां पर हो जाता है? माल्टोज, माल्टोज के अंदर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब
देखिए हमारे क्या होता है कि हमारा जो मुख होता है ना, उसमें क्या होता है कि एक इबिनर्स ग्रंथि होती है। क्या होती है? इबिनर्स ग्रंथि होती है। उससे क्या होता है, लिंगुअल लाइपेज का स्रावण होता है। क्या होता है? लिंगुअल लाइपेज का स्रावण होता है। अब देखिए हमारे जो मुख है ना, उसके अंदर ये बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ओनली ऑन कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और सिर्फ ओनली स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है? माल्टोज में कन्वर्ट होता है। लेकिन हमारे जो मुख होता है ना, उसमें लिंगुअल लाइपेज का स्रावण होता है। और लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। अब वो किससे निकलता है? मुख से निकलता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि वसा का पाचन भी होना चाहिए, नहीं, लेकिन वो क्या करता है, लिंगुअल लाइपेज होता है ना, वो अमाशय में जाकर एक्टिवेट होता है। किसमें जाकर एक्टिवेट होता है? अमाशय में जाकर एक्टिवेट होता है। तो उससे क्या होता है कि वो अमाशय में जाकर एक्टिवेट होता है ना, तो फिर जाकर अमाशय में वसा का पाचन होता है, ना कि कहां पर पाचन होता है? मुख में उसका पाचन होता है। ये भी हम एक बार लिख लेते हैं कि जो वसा का जो पाचन है वो इबिनस ग्रंथि होती है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। इससे क्या होता है ना, इसको आप नोट लगा के लिख लीजिए। ठीक है, नोट लगा के कि मुख में नर ग्रंथि उपस्थित होती है। इबिनर ग्रंथि क्या होती है? उपस्थित होती है ना। इससे लिंगुअल लाइपेज का श्रावण होता है। ठीक है ना। लाइपेज जहां भी आ जाए ना, तो आप समझ जाइए कि लाइपेज का काम ही है वसा का पाचन करना, है ना। श्रावण होता है। ठीक है, लाइपेज वर्ड जहां भी दिख जाए ना आपको, लाइपेज, ठीक है ना, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपने वसा का पाचन होना है ना। जब भी हम आगे और भी एंजाइम्स पढ़ेंगे ना, तभी भी आपको ध्यान रखना है कि लाइपेज का मतलब है वसा का पाचन होना। ठीक है ना। लेकिन इससे क्या करता है? अब वसा का पाचन करता है, लेकिन ये क्या करता है ना, लेकिन ये ये मुख में क्या होता है? सक्रिय नहीं होता है ना, अमाशय में जाकर एक्टिव होता है। एक्टिव होता है। ठीक है ना। ये अमाशय में जाकर क्या होता है? एक्टिव होता है। मुख में क्या होती है? इबिनर्स ग्रंथि प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है? लिंगुअल लाइपेज का श्रावण होता है। ठीक है ना। लेकिन ये अमाशय में जाकर क्या होता है? एक्टिव होता है। ये अमाशय में जाकर एक्टिव होने से अमाशय में क्या होता है? लिंगुअल लाइप वसा का पाचन होता है। ये हम आगे की क्लास में देखेंगे कि अब आगे हमें अमाशय के बारे में पढ़ना है। आज हमने मुख कंप्लीट कर लिया है कि मुख के अंदर किस किस प्रकार पाचन होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक हम डिस्कस करते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को एक साथ लोड भी ना हो, है ना, और अच्छे से चीजें समझ में आए। क्योंकि देखो चीजें क्या है कि शॉर्ट में चीजें के पढ़ाने तो मैं पढ़ा दूं, ठीक है ना, कि छोटी छोटी चीजें हैं वो आप लोगों को मैंने बता दी, लेकिन हम बिल्कुल एकदम तरीके से और बहुत अच्छे से बिल्कुल पढ़ेंगे उतना ही जितना हमें एग्जाम्स के लिए नीड्स है ना। जितना भी मुझे पता है कि जितना एग्जाम्स में आ सकता है इसके आगे हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम वाला क्या करता है कि वो आपसे जो आपको पता है ना, वो थोड़ा सा भी यदि क्वेश्चन घुमाता है ना, तो फिर आप घूम जाते हैं। इसलिए हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ पर किसका पाचन होता है, कहाँ पर किसका पाचन नहीं होता है, लाइपेज कहाँ पर जाकर एक्टिवेट होता है। ठीक है ना। अभी आपके आ जाए कि लिंगुअल लाइपेज, एग्जाम्स में आ जाए कि लिंगुअल लाइपेज का श्रावण कहाँ पर होता है, तो आप तो फिर कंफ्यूज हो जाओ कि लिंगुअल लाइपेज का श्रावण कहाँ पर होता है। तो लिंगुअल लाइपेज का श्रावण तो कहाँ पर होता है? मुख में होता है, क्योंकि इबिनर्स ग्रंथियां क्या होती है? प्रेजेंट होती हैं। लेकिन ये अमाशय में जाकर एक्टिवेट होता है, इसलिए वसा का पाचन कहाँ पर होता है? अमाशय में जाकर होता है। ठीक है ना। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। बाकी हम क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे, और आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्या ताकि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, और आप अपना जो समय है वो थोड़ा सा वीडियो को शेयर करने में भी रखिए, ताकि लोगों को पता चले कि जो भी हमने पढ़ा है, समझा है, ठीक है ना, तो वो आप लोग दूसरे का भी उससे पता चले, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ना। और एक एक चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे बहुत अच्छे से। कोई भी चीजें, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, उसमें आपका कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है ना। सारी चीजें बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ये जितना पढ़ लिया ना आपने एक बार, तो फिर आपका किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जब आप जाएंगे, तो फिर इसके बाद आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है साइंस में। ठीक है। लेकिन ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान भी रखनी पड़ेंगी, और चीजें आपको याद भी रखनी है कि किस चीज में कहाँ पर जाकर कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होता है, कहाँ पर जाकर कैसे एक्टिवेट होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। ओके। ठीक है, तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।